24 के रण के लिए टीम बीजेपी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए खास फोकस किया गया। नड्डा की नई टीम में यूपी के 8 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एमयू के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर का है, जिनके जरिए बीजेपी मुसलमानों को लुभाने में जुटी है। वहीं नई टीम में पूर्व से पश्चिम तक जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नड्डा की नई टीम विपक्ष की मुकाबला क्या कर पाएगी? क्या यूपी के लिए रणनीति बना रहे राहुल, अखिलेश, जयंत और तेजस्वी पर यह टीम जो है वो भारी पड़ेगी? नई टीम के सहारे 80 सीटों का मिशन क्या पूरा होगा? सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है और इसी पर हम सवाल पूछेंगे। और सवाल यह कि क्या नई टीम के सहारे मिशन 80 को पूरा किया जाएगा? यूपी में जातीय समीकरण साध पाएगी बीजेपी? तारिक मंसूर मुसलमानों को लुभा पाएंगे? 4 लड़कों पर क्या नई टीम भारी पड़ेगी? इंडिया से मुकाबला कर पाएंगे क्या मोदी के योद्धा? तो ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब आज इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे। इससे पहले आप प्रतिक्रियाएं सुनिए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। अपने अतीत के इतिहास के आधार पर आगे का विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मेरे प्रदेश के टीम ने यह तय किया है कि 80 में से 80 सीटें इस बार लोकसभा की उत्तर प्रदेश से जीतनी है। मैं उसमें तिल डाल के साझा करूंगा और जो आदेश मिलेगा पार्टी का वो पालन करूंगा। मेरा भी निश्चित मत यह है कि 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर इस बार भाजपा को वहां काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक प्रवाहमान संगठन है जहां पर पार्टी की नई टीमों का गठन होता है। नई टीम में नए लोग आते हैं और नए और पुराने के अनुभव के साथ, ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राजनीतिक सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़े राजनीतिक दल में उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। ये उत्तर प्रदेश की इकाई के लिए भी बेहद गौरव का अवसर है। उत्तर प्रदेश ने आज संगठनात्मक तौर पर पूरे देश भर में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बना है। तो चलिए, खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी के नेता हैं। वीरेंद्र भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत दिन बाद आज आपसे बात हो पा रही है। सवाल आपसे यही है कि इंडिया जो नया नाम दिया गया है कितना कारगर साबित हो पाएगा? जो आज भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम अपनी गठित की है, इसको कितना चुनौती दे पाएगा? शुभम चक दे इंडिया और इंडिया जीतेगा और पूरा देश इंडिया के साथ है। ये चक दे इंडिया का नारा ये हर मेरा नारा नहीं है, पूरे आवाम का है, पूरे देश का है और 133 करोड़ लोगों का है। और जहां तक आपने कहा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल इस बार उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने वाला है समय अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुभम जी, पहले हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसको हम स्वीकार करते हैं, बिना भूमिका के स्वीकार करते हैं। लेकिन सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, फिर सवेरा होगा। द डे विल कम, वो दिन आने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन इंडिया के अच्छे दिन आने वाले हैं शुभम जी। लेकिन जिस तरीके से जो आज नई टीम आई है और उसमें नए लोगों को शामिल किया गया है, मुस्लिम चेहरे को भी तवज्जो दी गई है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश के खास तौर पर हम बात करें, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर को जगह दी गई है, क्या फर्क डालने वाले? शुभम जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। वो अपना संगठन कैसे मजबूत करते हैं, वो किसको बनाए, ये अधिकार उनके बिल्कुल उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। मैं आपके लिए भी चुनौती कितना साबित होगा, मैं ये समझना चाहता हूं। हमारे लिए चुनौती नहीं है, ठीक है। हमारा संगठन, हमारा सिस्टम जो हम मिलके चल रहे हैं, उस मिल के चलने से ठीक है, वापस आऊंगा। अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज जो नई टीम गठित की है जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में, वो चुनाव में उतरेंगे और कई नए चेहरों को जगह दी गई है, कई लोगों को जो है पद बढ़ाया गया है। तो क्या कुछ इसमें मिश्रण किया गया, क्या कुछ इसमें सोचकर ये निर्णय हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि ये क्योंकि उस समय काल पूरा हुआ था पुराने पदाधिकारियों का और नड्डा साहब जी का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ा
तो निश्चित तौर पे उनकी एक टीम आई है, ये किसी के भय से नहीं आई है, तो ये समय से आई है। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, मुस्लिम भाई भी हैं, सभी लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग हल्ला मचाते थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ अन्याय हो रहा है, RMD अग्रवाल के साथ अन्याय हो रहा है, यही विपक्ष चिल्लाता था। आज दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की कतर है। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, RMD अग्रवाल जी महामंत्री और उपाध्यक्ष है। निश्चित तौर पे हम आपके से ये कह सकते हैं, हमने काम किया है, जनता का विश्वास हासिल किया है, कि तय है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि हमने जनता का विश्वास हासिल किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इंडिया नहीं, अमेरिका नाम रख लें, दुर्भाग्य है। नाम तो इन्होंने इंडिया रख लिया, लेकिन जब ये हारेंगे तो अखबार की कितनी बुरी खबर बनेगी कि इंडिया पूरी तरह पराजित हुआ। या अखबार लिखेगा जब टूटेंगे भरभरा के, जैसे नीतीश कुमार का पुल गिरा था, तो लिखेंगे लोग इंडिया खंड खंड में टूटा। ये बुरा लगेगा जनता को, क्योंकि यह नाम निश्चित तौर पे रखा है इन्होंने, लेकिन ये होने वाला है, ये दिखाई देने वाला है, दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल, नाम तो भारतीय जनता पार्टी बदलती है, संगठन बदलती है, नाम बदलती है। और हम तो मणिपुर पे चर्चा कर रहे थे, खड़गे साहब प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बोली बोले थे, वही बोली अशोक पांडे जी बोल रहे हैं। इन्हें संभल के बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं और वो निंदनीय है, वो निंदनीय है भी। आप किसी विदेशी कंपनी से इंडिया का नाम, ठीक है, मैं आपके मध्य नहीं बोला, मैं आपके पांडे जी, अब भारत को कब्जा कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब बाकी लोगों से भी बात कर रहे थे। वीरेन भट्ट जी, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि इस पैनल में आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, नई टीम का जो गठन किया गया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को तरजीह इसमें दी गई है। राजेश अग्रवाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनको जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पश्चिम से निकलकर सामने आते हैं, मेरठ से विधायक भी हैं और ब्राह्मण समाज में जो अच्छी पैठ भी रखते हैं। गुर्जर नेता सुरेंद्र सिंह नागर की अगर हम बात करें, उनको भी जो है इसमें तरजीह दी गई है। हाँ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राज्यसभा के सांसद है, पहला चुनाव जो है इससे पहले वो हार गए थे, तो पश्चिम को यहाँ पर तरजीह जो है दी गई है। और ऐसे में अब क्या, ठीक है, ऐसे में अगर हम देखें तो अब जो नई टीम निकलकर सामने आ रही, कितनी चुनौती जो है दे पाएगी इंडिया को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में फेरबदल कोई बहुत अभूतपूर्व घटना नहीं होती है। जो लोग बीजेपी कवर करते रहे वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम साल में 12 महीने चलता है, बस इलेक्शन में काम बढ़ जाता है। बाकी अब जैसे आज का ही हालत देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, संगठन क्या है, सब तैयारी है और उनका सर्वे भी हो चुके हैं। सीटों में कहाँ किसका टिकट कटना है, ये वगैरह सब कुछ तय हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये फेरबदल कोई बहुत अभूतपूर्व घटना नहीं है। लेकिन बाकी दलों की क्या स्थिति है? जो नया गठबंधन बना है INDIAN, अभी उसकी मीटिंग पटना में हुई है, बेंगलोर में हुई है, अगली मीटिंग अगस्त के अंत में होने वाली है, मुंबई में फिर नवंबर में होने वाली है, लखनऊ में। लेकिन संगठन कहाँ है, रणनीति कहाँ है, मुद्दे क्या है, सीट शेयरिंग क्या है, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, ये सारी बातें अभी तय होना शेष है। और भारतीय जनता पार्टी में ये सब कुछ तय हो चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये संज्ञा दी जाने लगी है कि ये इलेक्शन फाइटिंग मशीन है, ये इलेक्शन विनिंग मशीन है। अगर 2014 से देखें और खाली उत्तर प्रदेश को, तो अब तक यहाँ पे 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चारों चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और उसने उत्तर प्रदेश में दोनों विधानसभा चुनाव जीते। इसमें बहुत बड़ी भूमिका चुस्त दुरुस्त और एक तैयार संगठन की भूमिका की थी। बाकी दलों में जैसे उत्तर प्रदेश में देख लें, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या राष्ट्रीय लोकदल है, इनमें अगले चुनाव को लेकर के क्या तैयारी हो रही है और उनके एजेंडा क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी, कैंडिडेट्स के चयन की प्रोसेस क्या है, कुछ हुआ है अभी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। और निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने संगठन में जो फेरबदल किया है, जो बदलाव किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मा दिया है, इसका उसको एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ 2 बातें और भी हैं।
छत्तीसगढ़ के रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके और राजस्थान की सिंधिया जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके ये साफ संदेश दे दिया गया है कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पद की रेस में नहीं हैं। ये उनको साफ संदेश दे दिया गया है। इस फेरबदल का एक ये भी मतलब है। ठीक है, ये कितना इसमें आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया, अगर वो सत्ता में आते हैं तो। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दायित्व दिए हैं। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त आरएलडी से जुड़े हैं। टीटू जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त हालांकि जो 4 लड़के जो इंडिया में इस वक्त शामिल हैं, चाहे हम जयंत की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, तो इन लोगों को जो नए यूपीए को बदलने के बाद जो इंडिया के रूप में सामने आया है और ये नई टीम आई है, कितना ज्यादा चुनौती मिलेगी? त्रिपाठी जी, आपने सबसे बाद में मुझे नंबर दिया, उम्मीद है मुझे मेरे अपनी पार्टी का हक रखने के लिए आप। बिल्कुल, मैं पर्याप्त समय दूंगा और बोलूंगा नहीं बीच में, बोलिए। नहीं, मैं इंटरप्ट मैं करता भी नहीं, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था शुभम भाई, अब के जो चुनाव होगा ना, वो हवाबाजी का चुनाव नहीं होगा, अब के मुद्दों का चुनाव होगा। ठीक है, हर पार्टी अपना संगठन तैयार करती है। संगठन में आपने किस जाति, किस धर्म को, किस मौके पे आपने उसको प्यार और स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया, ये जनता इसको भी समझती है, समाज भी समझता है। आज नकवी साहब कहाँ हैं, आज शाहनवाज साहब कहाँ हैं, ये पूरा उनका समाज देख रहा है। और पिछले 6 साल में आपने इस समाज के प्रति आपका क्या व्यवहार, कितना प्यार और स्नेह आपने मुस्लिम समाज को दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए मैं वो ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाह रहा। ये एक संगठन तैयार करना एक प्रतिक्रिया है, पहली बात। अब के चुनाव, युवा जो वोट करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हमारी युवाओं की है इस देश के अंदर, तो युवा तो मोहर लगाने जाएगा, हो जाएगा कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार मिला। किसान जो वोट करने जाएगा वो देखेगा कि आपने एमएसपी में बिल लाए हो नहीं लाए, आपका जो वायदा था 14 दिन में पेमेंट करने का, वो आपने करी नहीं करी, आपने खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद निकाल ली, आपने किसान के बिल के ट्यूबवेल के ऊपर बिजली के बिल लगा दिए, आपने किसानों को कितनी राहत दी, वहां होगा। व्यापारी उस मुद्दे पे वोट करेगा कि जीएसटी में आपने किस किस चीजों में जीएसटी लगाया, किस पे 18% से 28% करा। ये बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये तमाम वाजिब मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि पश्चिम से जिन नेताओं को तरजीह दी गई है, क्या वो फर्क डाल पाएंगे? और जिन मुद्दों की आपने बात की है, किसान आंदोलन में यही मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए गए थे और उसके बाद चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली थी। शुभम भाई देखो, जब आदमी काम करता है ना, तो काम करते में सामने वाला भी कहता है कि कोई बात नहीं, अंतिम पड़ाव तक हमको जाना चाहिए। पहली सरकार के बाद रिपीट दूसरी सरकार दी गई, दिल्ली केंद्र में भी दोबारा मौका दिया गया, आपके 9 साल बीत गए, तो जरूर मंथन आज के बहुत। अब मेरे घर में अगर मैं अपनी वाइफ से भी पूछूं, तो मेरी वाइफ भी शहर वोट डालने के बाद जब तक वोट डाल के आ नहीं जाती, जब तक वो बताती नहीं है। तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि आप अशोक जी देखो, मैं बीच में नहीं बोला, आपको मौका मिलेगा, प्लीज माफी चाहूंगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप पूरा बोलिए। शुभम भाई आपको पूरा मौका देंगे। मैं शुभम भाई ये कहना चाह रहा था, सरकार दिल्ली वाली को भी डबल मौका मिला, यूपी वाली को भी डबल मौका मिला, डबल इंजन की सरकार बनाई। आज चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे मेरी पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे देश के ज्वलंत आज देश के तरफ आपके शहरों के अंदर जो जल भराव का मुद्दा हो, ये सब चीजों को आप कहां छुपा लेंगे? ऐसा नहीं है, हो सकता है एक मुद्दे पे दिमाग पब्लिक का डाइवर्ट ना हो, एक पे नहीं होगा, दूसरे पे नहीं होगा, तीसरे पे होगा। आफ्टर ऑल जनता बहुत अवेयर है, बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस बार चुनाव जो होगा वो मुद्दों पे होगा और रिपोर्ट कार्ड पे होगा। अब क्या हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना है। ठीक है, बहुत देर में मैं आ रहा हूं कीर्ति निधि जी आपके पास, माफी चाहता हूं। सवाल यही है, चूंकि यहां उत्तर प्रदेश में आप मुख्य रूप से विपक्ष में हैं और बड़ी तादाद में आपके साथ में विधायकों की संख्या भी है,
उत्तर प्रदेश में खासतौर पर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जिन नेताओं को मौका दिया गया है, चाहे हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका एक अपना कद है और इसके बाद राज्यसभा में भी बैठ रहे हैं और अब उनको पार्टी ने संगठन में भी जिम्मेदारी दी है। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या ये संदेश है, क्या संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है और आपका दल जो है कितना चुनौती इसको स्वीकार कर पाएगा और कैसे लड़ पाएगा? देखिए शुभम जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी घोषित हुई और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को जगह मिली, उन सभी नेताओं को बधाई हमारी तरफ से जिनको राष्ट्रीय कमेटी में पद मिला। लेकिन चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि चेहरे के आधार पर मतदान नहीं, मतदान होगा कार्यों के आधार पर और सरकार की समीक्षा होगी, केंद्र की सरकार की भी और राज्य की भी सरकार। और वरिष्ठ पत्रकार भट्ट जी कह रहे थे कि विपक्ष का मुद्दा नहीं पता। विपक्ष लगातार 2-3 बातों को लगातार, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक दल हो, बिहार हो या बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह के नेता लगातार बेरोजगारी के सवाल को, किसान की समस्या के सवाल को, जीएसटी से प्रताड़ित हो रहे व्यापारी के सवाल को लगातार उठाते रहे। और अब तो 2022 बीत गया, 2023 में हम हैं। 2022 तक किसानों की आय जो दुगनी करने का सवाल था, वो भी सवाल किसान आज पूछ रहा है कि 2022 बीतने के बाद भी हमारी आय दुगनी नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दों के आधार पर इंडिया का जो अलायंस है, इंडिया नाम से, वो लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन से लेकर के बूथ तक काम कर रही है, अपने लोगों को लगातार सशक्त बना रही है बूथों पे लड़ने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता और सरकार के सहारे भी लड़ती, उससे भी लड़ने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, विधानसभा वाइज, लगातार सेक्टर वाइज उनसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार सबको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि किसान के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, विद्यार्थी और व्यापारी के सवाल को लेकर के लगातार हमको उनके साथ खड़े होना है, उनके बीच में जाना है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब तो 2024 का चुनाव सुमन जी समीक्षा होगा ना, भारत की सरकार ने क्या क्या किया। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, मणिपुर के लोगों की मन की बात नहीं सुन रहे। देश के प्रधानमंत्री जी अपनी बात करेंगे, देश के किसानों के मन की बात नहीं सुनते। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे, देश के उन बेरोजगारों की बात नहीं सुनते। देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहेंगे, लेकिन उन पिछड़े और दलित समाज के मन की बात नहीं सुनते, जिनका आरक्षण ये सरकार लगातार समाप्त कर रही है। ठीक है, आरोप तमाम लगाए अशोक जी आपके ऊपर। देखिए, आपको बता दें, अभी हमारे लोक दल के साथी कह रहे थे कि मुसलमान लोगों के साथ अन्याय हुआ। अरे साहब, हमने जो भी योजनाएं बनाई उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, शौचालय बनाने की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सुन लीजिए। और पसमांडा मुसलमानों का हमने सम्मेलन किया। हमारे यहाँ ये लोग जालीदार टोपी लगा के सिर्फ मुस्लिम भाइयों को वोट बनाने का काम करते थे। आज मुस्लिम भाई जाग रहा है और निश्चित तौर पे इस बार नगर निगम के चुनाव में हमारे मुस्लिम इतने ज्यादा टिकट मांग रहे थे, किसी दूसरे दल में उतरे लोग नहीं मांग रहे थे। दूसरी बात, किसानों की बात कर रहे थे। इन लोगों का चुनाव चिन्ह था हल लिए किसान, हल जोतता किसान, गाय बछड़ा, दूध देती गाय, लेकिन किसी ने किसानों के जेब तक सीधे पैसा पहुंचाने का नाम नहीं लिया। सीधे इन लोगों ने किसान को मजबूर कर दिया मजदूर बनने के लिए और अपनी अट्टालिकाएं भरते रहे। इस बार पहली बार किसानों के फसलों पे एमएसपी भारत की सरकार। ठीक है, अजय जी बोलिए अजय जी। शुभम जी, ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही थी, को बेचने का काम। ठीक है, बोल लेना। अब ठीक है, आप हो गया। अजय जी बोलिए। आप थक जाएंगे। शुभम जी, आज मैं चर्चा महंगाई पे नहीं करूंगा। शुभम जी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, यदि आप मुझे मौका दे तो। एक चर्चा मैं करना चाहूंगा, बीच में नहीं, मैं ये करना चाहूंगा। किसानों की बात की इन्होंने, पांडे जी ने। लखीमपुर खीरी लोग नहीं भूलेंगे।
732 किसानों की शहादत अरे लोग नहीं भूलेंगे, लोग नहीं भूलेंगे। मैं आपको अपने मुद्दे नहीं बोलने ये आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? 732 का पार्टी है आप, कुलदीप ये 732 का आंकड़ा कहाँ से मिला आपको? कुलदीप सेंगर की पार्टी है, कुलदीप सेंगर की पार्टी है। शुभम जी, मैं कह रहा हूँ किसानों की शहादत हुई आंदोलन में, मैं कह रहा हूँ कि कितना निंदनीय है। और अभी आरएलडी के नेता ने बात की, मैं सम्मिलित करता हूँ जीएसटी को लेकर। जब जीएसटी लगा, गब्बर सिंह टैक्स, इस टैक्स से इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। आप मुझे बताओ शुभम जी, 1 नेशन 1 टैक्स कहाँ पे है? मुझे बता दो कि जो हमारी डेली मर्रा की चीजें हैं जिन पे कम होना चाहिए जीएसटी, उन पे 18%, किसी पे 28%, दवाइयों पे कितने %, और जो जीवन रक्षक दवाइयां उन पे कितने %। तो भारतीय जनता पार्टी की गद्दी करने में फर्क है। ठीक है। और अजय जी, आरोप प्रत्यारोप की बहुत सारी बातें होंगी। अब ये मुझे बताइए, आप जैसे कि इंडिया बनाया गया है। शुभम जी, मैं ये जीएसटी के बारे में, मैं जीएसटी के बारे में तथ्यों को रखना चाहता हूँ। मैं इस पर जीएसटी पे आपसे जवाब ले लूंगा। मैं थोड़ा सा अजय जी से बात करूं। ये ठीक है, मैं आ रहा हूँ वीरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। अजय जी, जिस तरीके से इंडिया बनाया गया, क्या आपको लगता है आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, आपके खिलाफ लड़े समाजवादी पार्टी, आपसे अलग होकर चुनाव लड़ी। दूसरे प्रदेश में आप किसी अन्य दल के साथ खिलाफ लड़े। आप दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़े। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में आपके खिलाफ बहुत सारे दल हैं जो अब इंडिया में आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सामंजस्य कैसे बैठेगा, कैसे एक साथ आप आएंगे? हाँ, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ। एनडीए में जी ओम भर जी हो, राज्यपाल ओम भर हो, और अकाली दल हो, शिवसेना हो, शिंदे ग्रुप हो, जहां तक आपने हर पार्टी में एनडीए पे तो 34 दल हैं, 38, हमारे में फिर भी 26 दल हैं। तो जहां तक दलों का सवाल है, और इंडिया मुकाबला करने वाला है, उसका कारण है, उसका कारण है जो मुद्दे ज्वलनशील हैं। नहीं, राजभर का जैसे आपने जिक्र किया, वो तो चलिए गठबंधन समाजवादी पार्टी का छोड़ के चले आए हैं। बाकी जगहों पर अगर हम देखें, और जो छोटे छोटे दलों को बीजेपी ने जोड़ा, जिनके बहुत जगह पर उनके प्रतिनिधि भी नहीं है, उनको साथ। मेरे कहने का मतलब है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एनडीए, नहीं, उनका तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे अगर वो जीतते हैं। आपके यहाँ तय नहीं है ना, तो क्या पोस्टपोल अलायंस? नहीं, उसका कारण है, हमारे यहाँ हो जाएगा। वहां तो 2 मैन आर्मी है, हमारे यहाँ 2 मैन आर्मी नहीं है। हम सबसे चर्चा करके आपको पीएम उम्मीदवार भी दे देंगे। द डे विल कम, वो आएगा समय अशोक जी। और आपको घबराहट हो रही है, अभी तो हमने नाम भी नहीं लिया। देखो शुभम जी, बिना नाम के घबराहट, इसे कहते हैं इंडिया का टेरर, इसे कहते हैं इंडिया का डर, इसे कहते हैं इंडिया का डर। इसे जब भी आप डरे हुए हो, एनडीए सोई हुई थी शुभम जी, एनडीए सोई हुई थी जब हमारी पटना और बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद एनडीए जाग गई। जैसे खरगोश और कछुए की रेस हुई थी, खरगोश जाग गया। लेकिन जब तक रेस खत्म हो गई, टीटू साहब बोलिए। खरगोश है, खरगोश। स्पेक्ट्रम घोटालेबाज, कोयला घोटालेबाज। 2 मिनट अशोक जी को चुप कर रही है। हाँ, बोलिए आप बोलिए। आप तो शुभम भाई ये कह रहा था, अभी पूछा जा रहा था, जो मेरे तक आवाज पहुंची कि आपके पास ये आंकड़ा किसानों के जो यहाँ से अपना जीवन खत्म करके चले गए, ये आंकड़ा कहाँ से आया? मैं कह रहा हूँ ये आंकड़ा 1 का है, चाहे 10 का है, चाहे 700 का है। मुझे ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता, क्या आपने एक सिंगल परिवार के साथ कोई संवेदना प्रकट करने का आपके पास कोई क्लिपिंग पड़ी हो? आपने किसी परिवार के ऊपर मल्लम लगाने का कोई काम करा हो? आप किसी के घर में गए हो? एक बात क्यों भाई, एक बात। दूसरी बात, आपने मणिपुर पे अभी तक, ठीक है, इस पर हम जवाब ले ले रहे हैं। आपने सवाल उठाया, जवाब ले ले रहे हैं। अशोक जी जवाब लीजिए, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊँ। देखिए, आपको बता दें कि किसानों की बातें कर रहे थे, जो घटना हुई थी, आज वो जेल के अंदर वो है, कानून अपना काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने चीनी मिलों को उत्तर प्रदेश की औने पौने दाम में बेचने का काम किया था। हमारी सरकार ने चीनी मिलों को खरीद के, हमारे नेता ने अजीत सिंह जी का काम किया। समाजवादी पार्टी के लोग ही बेच रहे हवाई अड्डे बेच दिए चीनी मिलों को।
आपने हवाई अड्डे भेज दिए, हमने बनाए। क्या है किसानों ने? ठीक है वीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है वीरेन जी मैं आपके पास आऊंगा जी। ठीक है देखिए मैं केवल तथ्यों को रखना चाहता हूं किसानों के बारे में और जीएसटी के बारे में। हाँ 10 सेकंड में। जीएसटी ऑल पार्टी का मामला है, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। ठीक है जीएसटी बिल पार्लियामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। 12 साल ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब इसके ऊपर सर्वसम्मति बन गई तभी लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित हुआ और सारे दलों ने इसका समर्थन किया था। और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल हैं। किसी एक दल का बताइए अजय जी जल्दी 2 केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है। ये किसी एक दल का मामला नहीं है। मैंने जीएसटी का विरोध नहीं किया। मैंने कहा जीएसटी की जो परसेंटेज है किन वस्तुओं पे कितना जीएसटी समझ नहीं पाए। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका सम्मान करता हूँ। वहाँ पे सारा मामला सब सहमति से तय होता है, उसमें हर पार्टी की सरकार की सहमति होती है। ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। वीरेन जी आपकी बात से इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ। जीएसटी हो गया। मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ 2014 में चीनी मिलों ने 60 करोड़ लीटर एथनॉल बनाया था। ठीक है जो कि ऑयल मार्केटिंग। ठीक है अब मूल विषय पर बात करें। 2023 में ये प्रोडक्शन बढ़ के 600 करोड़ लीटर हो गया। ठीक है और ये कह रहे किसानों के देखिए लास्ट मिनट है वीरेन जी मुझे जरा इतना बताइए कि अगर जो सवाल मैंने होगी। ठीक है जो सवाल मैंने अजय जी से लिखा। ठीक है कौन सी फसल की एमएसपी? ठीक है कीर्तनी दीजिए केवल सरकार के समर्थन क्या करें? कौन सी फसल की एमएसपी देते हुए आप उसका नाम तो बताइए। तक आय दुगनी हुई थी। ठीक है मोदी जी ने कहा था वीरेन जी क्या आप बताएंगे कि जिस तरीके से ठीक है रुक जाइए पांडे जी ये बहुत अभी रुक जाइए जिस तरीके से अब ये गठबंधन चूंकि हो रहा है, इंडिया गठबंधन हो चुका है। क्या राज्यवार जो गठबंधन इनका पहले हुआ था कई जगह पर आप एक दूसरे के खिलाफ भी ये चुनाव लड़े हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे क्या समीकरण निकल कर आएगा? जो बैठकें लगातार हो रही हैं इन बैठकों का कोई सार भी निकल रहा है? अभी एक साहब ने कहा कि ये लोग इंडिया का डर है। देखिए राजनीति केवल अर्थमेटिक नहीं होती है, राजनीति केमिस्ट्री भी होती है। केवल दल के मिलने से काम नहीं चलता, दिल के मिलने से काम चलता है। सीपीएम और ममता बनर्जी एक दूसरे को देख